यस हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमने फोकस किया है मेन किस पे, असर्शन और रीजन क्वेश्चन पे। आप कहेंगे सर अब तो असर्शन रीजन क्वेश्चन आते ही नहीं, एम्स एग्जाम खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं बच्चों, नीट एग्जाम में भी अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको 3 4 या 4 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को पिक किया है जो पॉसिबल क्वेश्चन है जो नीट 2024 में आ सकते हैं, और असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं बॉटनी फैकल्टी हूँ, और हम बॉटनी सब्जेक्ट के असर्शन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है सेल चैप्टर से। तो असर्शन यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। क्यों सर? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। फिर रीजन कह रहा है बैक्टीरिया डू नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। बैक्टीरिया में नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। क्लियर है? बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। So they do not have any membrane bound cell organelles। अब आप कहेंगे सर लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज तो होते हैं। हाँ, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड थोड़े ना है। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? प्रोकैरियोट से। और असर्शन भी यही पूछ रहा है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट। रीजन कह रहा है बैक्टीरिया डू नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। तो यहाँ पे बच्चों असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 4 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है? असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बनता है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ क्या बनता है? बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है रोडोफाइटा। तो जो रोडोफाइटा का मतलब रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एक क्लास है एल्गी की। ठीक है, कौन सी एल्गी? सर रोडोफाइसी मींस रेड एल्गी। रोडोफाइसी, इनको रोडोफाइसी इसलिए कहा है बिकॉज दे हैव रेड कलर अपीयरेंस, तो दे आर रोडोफाइसी। और आप इसको रेड एल्गी कह सकते हो। ठीक है, ओके। रेड एल्गी अब रेड कलर की क्यों दिखती है वो हम पढ़ेंगे। तो रोडोफाइटा इज रेड इन कलर ड्यू टू अबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन। दैट्स करेक्ट बच्चों, रेड एल्गी में आर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट, ये एक पिगमेंट है जो बहुत ज्यादा बनता है बच्चों। इरिथ्रिन, ये जो वर्ड है ना, ये आया है इरेथ्रोसाइट से। इरेथ्रोसाइट मतलब क्या होता है सर? आरबीसी। आरबीसी कलर क्या होता है? रेड। तो आर फाइकोरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट है जो अबंडेंट अमाउंट में बनता है रेड एल्गी के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रोडोफाइटा या रोडोफाइसी। फाइसी जो है वो क्लास के लिए यूज होता है। तो दिस असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन की बात करते हैं। आर फाइकोरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बच्चों रेड एल्गी सबसे डेप्थ सी में मिलते हैं। अगर आप सी के सरफेस की बात करें आपको क्या मिलेगा? ग्रीन, फिर थोड़ा नीचे ब्राउन, फिर सबसे नीचे रेड। अब रेड एल्गी में ये पिगमेंट ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि डीप सी में हमें जो लाइट अवेलेबल रहती है वो रहती है ब्लू एंड ग्रीन। तो ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट को इजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, और ये रेड कलर को, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। याद रखना, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कलर क्या आता है? रेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा आंसर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन
असर्शन कह रहा है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसका हिंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट यूकेरियोट सभी में मिलते हैं। तो एंड फाउंड इन द प्रोकैरियोट सेल्स ओनली, जब भी आपको ओनली वर्ड लिखा दिखाई दे, बच्चों याद रखना है ओनली पे फोकस करना है। ये असर्शन कह रहा है कि जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, यहां तक सही है। बट फिर कह रहा है फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली, दैट्स रॉन्ग। हम क्या हैं? हम तो यूकैरियोट हैं, ह्यूमन बींग्स, प्रोटिस्टन, फंजाई, प्लांट्स, वी ऑल आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट से क्या हम में राइबोसोम नहीं मिलता है? बच्चों मिलता है। राइबोसोम के बिना सेल सरवाइव नहीं करेगी। राइबोसोम इज द इंजन ऑफ सेल, ठीक है, जो प्रोटीन बनाता है। तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम मिलता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और ये भी याद रखना यूकैरियोट्स में तो 70S और 80S दोनों टाइप का राइबोसोम मिलता है। यस, वी हैव 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। अब आप कहोगे सर यूकैरियोट में तो 80S ही मिलता है। नहीं, 70S राइबोसोम भी मिलता है यूकैरियोट में। कहाँ पे? जैसे हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यस, इन यूकैरियोट्स वी हैव 70S राइबोसोम व्हिच फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, रीजन कह रहा है दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। मैंने फिर से बताया था ओनली लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। सो अगर मैं कहूं कि राइबोसोम केवल और केवल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। और जब असर्शन गलत हो जाए तो रीजन को आप पढ़ो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास असर्शन रॉन्ग हो रीजन करेक्ट हो। ठीक है, पहले हुआ करता था फिफ्थ ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। सर इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, हमारे पास दो टाइप की ईआर होती है। एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। मींस वी हैव वन स्मूथ ईआर जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, एंड वी हैव सेकंड वन रफ ईआर जिसकी सरफेस थोड़ी रफ होती है। अब क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि स्मूथ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट। स्मूथ ईआर के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसलिए सरफेस कैसे जाती है? स्मूथ। एंड जो रफ ईआर होती है इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, और ऑब्वियसली इसी वजह से इनकी सरफेस हो जाती है रफ। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि SER के अंदर सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होता है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर कह रहा है SER इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स रॉन्ग। ये रॉन्ग है। क्यों है ये रॉन्ग? देखो SER के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो RER पे जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं वो स्मूथ ER नहीं होते हैं, वो होते हैं रफ ER। तो ये कह रहा है SER इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नो इट्स रॉन्ग। कौन इन्वॉल्व रहता है? RER, रफ ER। तो इसलिए असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज। यस, अगर मैं सेल साइकिल के बारे में बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में बच्चों दो फेज होती है। एक तो होती इंटरफेज, ये जो इंटरफेज होती है ये दो फेजेस के बीच में, एम फेजेस के बीच में गैप होता है, इसलिए इसको नाम दिया इंटरफेज। और एक होती है एम फेज, एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है। या इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इंटरफेज में नो सेल डिवीजन, यहां पे सेल डिवाइड ही नहीं करती है।
और बच्चों जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो उस फेज को मैं रेस्टिंग फेज कह दूंगा। ठीक है, सो यस इट इज रेस्टिंग फेज, क्योंकि सेल डिवीजन इंटरफेज में नहीं एम फेज में होता है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन कह रहा है द इंटरफेज सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये गलत है। बच्चों याद रखना है कि इंटरफेज में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, ओके, G2 फेज, ये सब फेजेस पाई जाती है और इस कंडीशन में सेल हाईली एक्टिव रहती है। तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनएक्टिव नहीं होगी, सेल इज हाईली एक्टिव। सेल में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, सेल में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, सो सेल इज हाईली एक्टिव। इसमें क्या है, असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। और जब असर्शन करेक्ट हो, रीजन फॉल्स हो, तो ऑप्शन थर्ड आता है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोटीन बच्चों सेल साइकिल से, और सेल साइकिल के मियोसिस के प्रोफेज 1 से एक क्वेश्चन हर बार लगभग आ रहा है। दैट्स व्हाई हमने ये क्वेश्चन रखा है, क्योंकि ये प्रोफेज 1 से ही पूछा गया है। असर्शन कह रहा है डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ काइजमेटा। तो जो काइजमेटा जो होता है, इट इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो काइजमेटा इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर एंड काइजमेटा जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो होता है डिप्लोटीन स्टेज में ही। काइजमेटा, व्हाट इज काइजमेटा? जब दो क्रोमोसोम क्रॉस ओवर कर चुके हैं, लेट सपोज कि ये क्रॉस ओवर हो चुका है क्रोमोसोम के अंदर, दीज आर क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम से ये, ठीक है, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहते हैं। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां से क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज काइजमेटा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड हैं। दिस अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज काइजमेटा, और ये डिप्लोटीन स्टेज में ही डेवलप होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, असर्शन इज करेक्ट, डिप्लोटीन में आपको काइजमेटा मिलेगा। फिर डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। एक वर्ड आता है डिक्टियोटीन। बच्चों डिक्टियोटीन वर्ड यूज होता है अरेस्टेड डिप्लोटीन के लिए। तो दिस इज यूज्ड फॉर अरेस्टेड डिप्लोटीन, यानी कि यहां पे डिप्लोटीन स्टेज अरेस्ट हो गई है। अब आप कहोगे सर अरेस्ट क्यों होती है? क्योंकि जो प्राइमरी oocyte होता है ड्यूरिंग oogenesis इन फीमेल्स, वो कुछ महीनों तक या कुछ ईयर्स तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है, प्राइमरी oocyte उसके बर्थ से पहले ही पाई जाती है, फिर वो 13-14 ईयर्स तक उसी स्टेज में पड़ी रहती है प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन में, ओके। और फिर जब बेबी मैच्योर होना शुरू होती है, ठीक है, और जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो अब क्या होगा, एक एक जो प्राइमरी oocyte है वो बाहर आएगी, मतलब ये जो अरेस्टेड डिप्लोटीन है से बाहर आएगी और क्या करेगी, आगे जाके फर्दर डिवीजन करेगी। इसलिए हर मंथ में एक ओवरी से एक ओवा प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो याद रखना इसका रीजन ये बिल्कुल सही है, ये वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, रेयरली इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है। तो आप देख सकते हो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बच्चों असर्शन में तो पूछा है काइजमेटा के बारे में, ठीक, और यहाँ पे ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिक्टियोटीन स्टेज को, रीजन में। तो दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए ऑप्शन सेकंड रहेगा। ये आपको याद रखना है, जनरली कंफ्यूजन फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में ही होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रॉसिंग ओवर, अगेन सेल डिवीजन से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करूं, क्रॉसिंग ओवर बच्चों याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर होता है इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कौन से क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, जो प्रीवियस डायग्राम था ऑलमोस्ट सेम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं।
अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, लेट सपोज कि ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के बीच में होता है। नाउ लेट सपोज कि मेरे पास एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, और ये ऐसे क्रॉस ओवर कर रहा है। तो एक क्रोमोसोम को मैंने रेड कलर से, एक को ब्लैक कलर से दिखाया है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो यही क्वेश्चन के असर्शन में पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। जब क्रॉस ओवर करते हैं तो ब्लैक का डीएनए रेड में और रेड का ब्लैक में चला जाएगा, जिससे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पहले क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर से फिर नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, मींस रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट। फिर रीजन कह रहा है इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने अभी बताया होमोलोगस क्रोमोसोम, ये फर्स्ट है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जा रहा है और उसका इसमें जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। और इस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज से ही क्या हो रहा है सर, न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन, जिन्हें वेरिएशन भी कहते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन, इसे कंबाइनली कहते हैं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यस, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यस अगेन फ्रॉम, आप कह सकते हो सेल चैप्टर, और सेल का और फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। पहला असर्शन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अकर इन मेसोफिल सेल अलोंग देयर वॉल्स इनसाइड द लीव्स। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास लीफ होती है, हमारे मतलब प्लांट्स के पास, ओके, लीफ होती है। लीफ, आप पता है लीफ ग्रीन होती है। हमें ऐसा लगता है कि जो लीफ ग्रीन है, ग्रीन लीफ के अंदर जो पूरा पार्ट है वो ग्रीन होता है, नहीं। लीफ के अंदर ओनली मीजोफिल सेल्स ग्रीन होती है। लीफ के अंदर सभी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ओनली मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, और इनमें ग्रीन कलर का आप कह सकते हो पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यही कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अकर इन मेसोफिल सेल्स अलोंग देयर वॉल्स इनसाइड द लीव्स। तो ग्रीन होती है क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये कह रहा है कि जो मेसोफिल सेल्स होती है, लेट्स सपोज कि ये मेसोफिल सेल है, दिस इज मेसोफिल सेल, इसके वॉल के साइड में ऐसे यहाँ पे अटैच रहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो वॉल के पास में अटैच रहते हैं, जिससे जो सनलाइट आ रही है सन से उसको इजीली अब्सॉर्ब कर पाए। तो ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर जो वॉल से अटैच्ड है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स रीजन। रीजन कह रहा है द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। एक तो याद रखना है NADPH फोटोसिंथेसिस में बनता है और NADH रेस्पिरेशन बनता है। ये कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट, अब अगर मैं इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके दिखाऊं तो आप पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, दीज आर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही पाया जाता है क्या, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, दिस इज स्टैक ऑफ थाइलाकोइड, क्या पाया जाता है, फोटोसिस्टम्स PS1 PS2। तो यस इट इज ट्रू कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है फोटोसिस्टम्स, इट में भी PS2 और PS1, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है यहीं से सिंथेसिस होता है क्या, ATP एंड NADPH। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोमा लैमेले हैव बोथ PS एंड PS2। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, लेट सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, लेट सपोज ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है,
और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एक थाइलाकोइड फॉर्म कर रही है। दिस इज लॉन्ग थाइलाकोइड। अब इसके किनारों पर कुछ छोटी थाइलाकोइड्स पाई जाती है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती है। तो ये जो स्टैक्ड थाइलाकोइड है ये कहलाती है ग्रेनम। दिस इज ग्रेनम, दिस इज ग्रेनम। और बच्चों ऐसे ही एक ग्रेनम इस एंड पे मिल सकती है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो बीच में थाइलाकोइड बची है, क्योंकि आसपास पूरा स्ट्रोमा पाया जाता है, दिस इज होल स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले, या इसको स्ट्रोमा लैमेली कह सकते हैं। दिस इज स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली क्यों कहा है? क्योंकि ये अटैच्ड है किससे? स्ट्रोमा से। दोनों साइड में स्ट्रोमा ही स्ट्रोमा नजर आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा? अब असर्शन में पूछा है कि स्ट्रोमा लैमेले के ऊपर PS1 PS2 दोनों पाया जाता है। इट इज रॉन्ग, स्ट्रोमा लैमेले पर ओनली PS1 पाया जाता है। दिस इज फोटो सिस्टम 1। बच्चों जो PS1 PS2 दोनों पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रेना लैमेले पर, और ये ग्रेना लैमेले है। बट असर्शन में पूछा है स्ट्रोमा लैमेले के बारे में, तो असर्शन इज रॉन्ग। और मैंने बताया आपको एक ट्रिक, अगर असर्शन रॉन्ग हो जाए तो रीजन तो रॉन्ग होगा ही, ऑप्शन फोर्थ जाएगा। फिर भी हम रीजन पढ़ लेते हैं। द ग्रेना लैमेले लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, गलत है। ग्रेना लैमेले पर PS1 भी होता है। लेट सपोज ये PS1 है और ये PS2 है, ठीक है। तो ग्रेना लैमेले पर PS1 PS2 दोनों मिलेंगे, स्ट्रोमा लैमेले पर ओनली PS1 मिलेगा। असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जो स्टेम होता है, ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम का क्या काम है? एक तो आप कह सकते हो सर स्टेम कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल ये सब करता है, बिल्कुल सही है, इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। दूसरा बच्चों इसी के ऊपर लीव्स पाए जाते हैं। लेट सपोज कि ये लीफ है, तो लीफ कहाँ मिलेगी? स्टेम के ऊपर ही मिलेगी। लेट सपोज कि यहाँ पे फ्लावर पाया जा रहा है, दिस इज फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर कहाँ मिलेगा? स्टेम के ऊपर मिलेगा। और जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट वो भी कहाँ मिलते हैं? वो भी स्टेम के ऊपर ही मिलते हैं। तो यस, ये भी एक मेजर फंक्शन है कि स्टेम के ऊपर लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब पाए जाते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, यूजुअली मोनोकॉट स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, देखो मोनोकॉट स्टेम हो या डाइकॉट स्टेम हो, मोस्टली मोनोको डाइकॉट स्टेम के ऊपर नोड्स इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो ये हैं नोड्स, जहां पे मैरिस्मेटिक सेल पाई जाती है जो डिवाइड करता है, एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड्स ये कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड, तो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन डाइकोट एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम। जैसे आपने शुगर केन देखा, शुगर केन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे लाइंस होती है वो नोड होते हैं, और दो नोड के बीच में डिस्टेंस इंटरनोड होता है। तो यस, ये असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रांचेस फ्रूट फ्लावर की बात कर रहा है और यहाँ पे ये नोड इंटरनोड की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आए नीट में तो एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स होती है, तो हम 40 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोलाइसिस। यस, इट इज करेक्ट। बच्चों एक वर्ड आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SLP। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है जब भी खुद सबस्ट्रेट फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करे और एटीपी सिंथेसाइज करे, ठीक है। आप ये समझ लो कि रेस्पिरेशन में जहां जहां एटीपी या जीटीपी बनता है, एटीपी बनता है कहाँ पे? एक तो ग्लाइकोलाइसिस में, एक बनता है कहाँ पे? क्रेब साइकिल में। वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही होता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एक लास्ट जो 10th स्टेप होती है उसमें क्या होता है? उसमें आप कह सकते हो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पैप, ये कन्वर्ट होता है कहाँ पे? पायरुवेट में।
दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट। अब ये जो पेप पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, 2 एडीपी, क्योंकि डबलिंग में होती है रिएक्शन, 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ तो फॉस्फेट कहां से आया? बच्चों फॉस्फेट खुद फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने ही डोनेट किया है। यहाँ पे खुद सबस्ट्रेट फॉस्फेट का डोनर है, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो असर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कॉजेज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये भी सही है। जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और सबस्ट्रेट एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप देगा तो एटीपी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि असर्शन में बात हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस में है, और यहाँ पे बता रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बन रहा है। तो दोनों सही है, बट दोनों एग्जैक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, assertion both at the root apex and shoot apex the constantly dividing cells show the merismatic phase of growth, ये सही है। तो जो प्लांट में ग्रोथ होती है एपिकल, इन प्लांट्स वी हैव एपिकल ग्रोथ। एपिकल मतलब टिप से ग्रोथ होती है, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम टिप। अब टिप दो टाइप के होते हैं, वी हैव शूट एपेक्स, से कहते हैं सेम, शूट एपिकल मेरिस्टम, और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि रैम। तो ये बिल्कुल सही है कि शूट एपेक्स और रूट एपेक्स दोनों पर एपिकल सेल्स होती है, दे आर मेरिस्मेटिक सेल्स जो डिवाइड करती है, और डिवीजन के बाद ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करके नया पार्ट बनाती है, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक प्लांट को ग्रो कराती है। ठीक है, नाउ रीजन, द सेल ऑफ दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड लैक्स न्यूक्लियाई, यानी कि जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल मतलब मेरिस्मेटिक सेल, और ये कह रहे हैं कि मेरिस्मेटिक सेल के अंदर रिच साइटोप्लाज्म होता है। यस इट इज ट्रू, मेरिस्मेटिक सेल में साइटोप्लाज्म डेंस होता है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। लेकिन बच्चों इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दे लैक न्यूक्लियाई, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। क्या कह रहा है? दे लैक न्यूक्लियाई। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, मेरिस्मेटिक सेल के अंदर भी एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है, तो दिस इज रॉन्ग कि उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion gibberellins are used in fruit like apple to elongate and improve its shapes, ये बिल्कुल सही है बच्चों। हम मार्केट से एप्पल खरीद के लाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एप्पल का जो शेप होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। कई एप्पल होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में होते हैं, हमें देखते ही उनको खाने को मन करता है, बिल्कुल डार्क रेड कलर होंगे, उनका शेप भी परफेक्ट होगा। और कुछ एप्पल ऐसे भी होते हैं जो बहुत डार्क कलर के नहीं होते और शेप भी बिगड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लगता है एप्पल नहीं है अदरक है, अदरक की तरह शेप बिगड़ा हुआ है। तो बच्चों याद रखना है, परफेक्ट जो शेप आती है एप्पल की वो जिब्रेलिक एसिड के छिड़कने से आती है। आप पता है कश्मीर में सबसे ज्यादा एप्पल बनते हैं और वहां पे एप्पल की खेती में जिब्रेलिक एसिड का बाहर से छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे एप्पल की जो शेप हो वो परफेक्ट हो। इसलिए जो कश्मीर के एप्पल होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है, क्यों? उनमें टेस्ट अलग होता है, कलर बहुत डार्क रेड होता है और शेप भी परफेक्ट होता है। तो एप्पल की शेप बहुत परफेक्ट आती है जिब्रेलिक एसिड की हेल्प से। असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट रीजन क्या कह रहा है? टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री जिब्रेलिक एसिड थर्ड इज यूज्ड, ये भी सही है बच्चों। सबसे पहले एक वर्ड आता है माल्ट। व्हाट इज माल्ट? बच्चों माल्ट होता है कि ब्रेविंग इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो अल्कोहलीय या फिर अल्कोहलिक ड्रिंकेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, जिनमें अल्कोहल होते हैं, वहां पे रॉ मटेरियल यूज किया जाता है माल्ट। माल्ट क्या है? जैसे अपने इंडिया में पार्ले ग्रेन्स यानी कि जौ के बीज, पार्ले ग्रेन्स का यूज होता है बियर प्रोडक्शन में। तो इसमें क्या करते हैं
इसमें बार्ले ग्रेन्स को पहले पानी में सोक करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं, फिर जब भीग जाते हैं उस पानी के अंदर डालते हैं यीस्ट, जिससे फर्मेंटेशन होता है और उस यीस्ट से अल्कोहल बनती है। तो जो रॉ मटेरियल जो पानी में यूज कर रहा हूं, जौ का पानी, इसे माल्ट कहते हैं। इसलिए कुछ लोग बियर को कहते हैं जौ का पानी, कि जौ का पानी बिल्कुल सही है, क्योंकि माल्ट जो है वो बार्ले ग्रेन से बनी है और माल्ट के फर्मेंटेशन से ही बियर या वाइन बनती है। अब आप सोचो, लेट सपोज कि आप माल प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने यहाँ पे थोड़ा सा जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, थोड़ा सा, तो बच्चों जिब्रेलिक एसिड जो है वो शुगर्स को बार्ले ग्रेन से निकाल के वाटर में ऐड कर देगा, जिससे माल्टिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी और अल्कोहल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, लेकिन आप देख सकते हो दे आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की शेप के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे माल्टिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, assertion, removal of keystone species does not cause any serious disruption in the functioning of the community। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनका साइज, पॉपुलेशन साइज छोटा होता है। तो कीस्टोन स्पीसीज हैव स्मॉल पॉपुलेशन साइज, दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन साइज, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव किस पे? इकोसिस्टम पे, वो बड़ा होता है। सो दे हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज बट लार्ज इम्पैक्ट, तो दिस इज कॉल्ड कीस्टोन स्पीसीज। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, टाइगर, जंगल में टाइगर या लायन मिलते हैं, इनको कीस्टोन स्पीसीज माना गया है। अब आप कहोगे सर टाइगर को कीस्टोन स्पीसीज क्यों कहा है? लेट सपोज कि एक जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, जंगल के आसपास विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, क्योंकि जंगल से हमें लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, तो जंगल के आसपास गांव होते हैं। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन एक टाइगर भी है। अब बच्चों टाइगर जो होता है वो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, और टाइगर के डर की वजह से जो इंसान है वो जंगल में ज्यादा जाते नहीं हैं, इससे जंगल प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, लेट सपोज कि इस जंगल में से टाइगर गायब हो जाए, एक लास्ट टाइगर था वो ही खत्म हो गया जंगल से, क्या होगा? इससे प्रे पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जंगल पूरा तबाह हो जाएगा। तो इसलिए कीस्टोन स्पीसीज का इंपैक्ट बड़ा होता है, और यहाँ पे यही कह रहा है असर्शन में कि कीस्टोन स्पीसीज को रिमूव कर दें तो वो कोई हार्म नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत है, कीस्टोन स्पीसीज रिमूव से ज्यादा हार्म होता है जंगल को। फिर रीजन कह रहा है कीस्टोन स्पीसीज आर हाई इन अबंडेंस, नहीं, मैंने बताया ना स्मॉल पॉपुलेशन साइज होता है, पॉपुलेशन साइज इज वेरी स्मॉल। भाई एक जंगल में टाइगर या लायन कितने मिलते हैं? कुछ कम मिलते हैं। डियर है या दूसरे जंगली जानवर ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन ए पॉपुलेशन कैन शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। सही है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन ग्रो करती ही जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ये बिल्कुल सही है। अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज में जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है, एंड वी विल गेट विच कर्व? वी विल गेट जे शेप कर्व, हमें जे शेप कर्व मिल जाएगा। बच्चों जे शेप कर्व ये डिनोट करता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और ये तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज कैसे हो? अनलिमिटेड हो। तो रीजन असर्शन इज करेक्ट। रीजन, a maximum possible number of individual can always be supported when enough resources are available। बिल्कुल सही है, जब रिसोर्सेज इनफ हो तो जितने मैक्सिमम इंडिविजुअल सपोर्ट कर सकता है वो इकोसिस्टम, उतना वो सपोर्ट करता है। ठीक है, और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाती है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर भी रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट जाएगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, असर्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बच्चों इसको शॉर्ट में लिखते हैं NPP। दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, सही है। NPP इज इक्वल्स टू GPP। GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R मीन्स रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी लॉस। और बच्चों याद रखना है यहाँ पे हर्बीवोरस के लिए R की जो वैल्यू होती है वो 20% होती है। मतलब अगर कोई हर्बीवोरस, अगर कोई हर्ब्स प्लांट, हर्बीवोरस नहीं प्लांट, अगर कोई प्लांट बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 20% बायोमास वो खुद यूज करता है। तो यस, दिस इक्वेशन इज करेक्ट और असर्शन भी करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड रीजन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोट्रॉप्स, बिल्कुल सही है। बच्चों एक वर्ड आता है SP, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स लाइक ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। बच्चों जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे आपका जब जन्म हुआ, आपका वेट था 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, अब आपका वेट बढ़ चुका है। आप क्या हो? हम हैं सर कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉप्स। हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर हम भी तो बायोमास बढ़ा रहे हैं। और जो भी हेट्रोट्रॉफ बायोमास बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन रीजन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जाएगा। ये आपको देखना है कि असर्शन तो बात कर रहा है होली की और रीजन बात कर रहा है दिवाली की, लेकिन होली दिवाली दोनों अलग अलग त्योहार है ना, तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन सेकंड जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन वेस्टर्न घाट्स, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने इंडिया का मैप बनाऊं, थोड़ा सा मैप बना रहा हूं, नीचे वाला पोर्शन तो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं बच्चों वेस्टर्न घाट। और ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हो फॉरेस्ट एरिया है, जो 4 स्टेट कवर करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, अब क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स आर इंक्लूडेड अमंग द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। यस, इंडिया में 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। एक तो वेस्टर्न घाट, ठीक है, एक ईस्टर्न घाट और एक हिमालयन रेंज। ओके, तीनों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वेस्टर्न घाट। तो दिस असर्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और बच्चों इस वेस्टर्न घाट में एक खास बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे एम्फीबियंस की स्पीसीज मिलती है जो अर्थ में और कहीं नहीं मिलती है। दीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट में कुछ ऐसे एम्फीबियंस मिलते हैं जो ईस्टर्न घाट या हिमालयन रेंज या पूरी अर्थ पे कहीं नहीं मिलते हैं। तो दैट्स वाई हमने इस एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है, बिकॉज दे आर रिच इन एम्फीबियंस स्पीसीज। ठीक है, तो याद रखना है यहां पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो असर्शन है उसके लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 18th। असर्शन ए स्टेबल कम्युनिटी शो मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। नो, दैट्स रॉन्ग। बच्चों याद रखना स्टेबल कम्युनिटी का मतलब होता है जो इकोसिस्टम के साथ आप कह सकते हो कांस्टेंट इनर और आउटर कंडीशन को मेंटेन कर चुकी है। ठीक है, और इसमें अब वेरिएशन बहुत कम आएगा, इस कम्युनिटी कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी। इसमें आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक हमारे पास फॉरेस्ट है जिसे कहते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और अमेजन रेन फॉरेस्ट में हाई बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब मैं ये कह रहा हूं अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो नंबर ऑफ प्लांट है, एनिमल है, वो फिक्स्ड है। इसमें प्रोडक्टिविटी जो पिछले साल हुई थी ऑलमोस्ट उतनी इस साल भी होगी, अगले साल भी ऑलमोस्ट उतनी होगी। जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो वेरिएशन बहुत कम शो करती है, ना तो उनके बायोमास प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आता है, ना कोई दूसरा वेरिएशन आता है। ठीक है, सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन
इट मस्ट नॉट बी रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। रेजिलेंस एक वर्ड है, रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब होता है बच्चों एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः प्राप्त करने की क्षमता। एक बार सब कुछ खत्म हो जाए या कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वापस रिकवरी कैपेसिटी, वो रेजिलेंस कहलाती है। और स्टेबल कम्युनिटी में जो रेजिलेंस पावर होती है वो हाई होती है। और रीजन कह रहा है कि इनमें कम होती है, तो रीजन क्या हो गया? रॉन्ग। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, तो ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। Irrigation without proper drainage of water leads to water logging. This is very important word, water logging. सर वाटर लॉग हो जाता है अगर आप इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी दे रहे हो। लेट सपोज आप फार्मर हो और आपके पास इतना बड़ा खेत है, ठीक है, और आप इस खेत में 2 दिन में 3 दिन में बार बार पानी दे रहे हो। इससे क्या होगा? आप पता है एयर कैपिलरीज होती है, जहां पे एयर भरी होती है। किसी भी सॉइल के अंदर एयर कैपिलरी होती है, जिसमें क्या भरी होती है? एयर। फिर क्या होती है? इन एयर कैपिलरीज में से हमारी जो प्लांट की रूट्स है वो ब्रीदिंग करती है। ये प्लांट की रूट है, इनमें से ब्रीदिंग करती है। अगर आपने बार बार फसल को पानी दिया, क्रॉप को इरिगेट किया, तो इन एयर कैपिलरीज में पानी भर जाएगा। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। कि सर अब वाटर लॉक हो गया है वहीं पे। ओके। और वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है रूट्स। रूट्स अगर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी तो उस एरिया के प्लांट्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो असर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है वाटर लॉगिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सॉइल सैलिनिटी। ये भी बिल्कुल सही है। लेट सपोज कि ये हमारे पास सॉइल सरफेस है और आप पता है जो सॉइल के अंदर हम खाद डालते हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं वो सरफेस से नीचे जाता है पानी के साथ में। अब एक्चुअली ऐसी सॉइल जहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, पानी पहले से ही सॉइल में बहुत ज्यादा भरा हुआ है, सर पानी नीचे जा ही नहीं रहा है सॉइल के अंदर, तो जो सॉल्ट है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा और इससे सॉइल की जो सैलिनिटी है यानी कि सलाइन कंडीशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है नीट में। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स से। सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये सिकल सेल एनीमिया को शॉर्ट में लिखते हैं SCA, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? हमारे पास जो आरएनए होता है, नॉर्मल आरएनए, नॉर्मल आरएनए में कोडोन होता है GAG कोडोन। ओके। और ये तो नॉर्मल आरएनए का हो गया, दिस इज नॉर्मल आरएनए। इसको कहते हैं HbA। ए मतलब नॉर्मल, इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। ये नॉर्मल आरएनए में जो कोडोन है GAG, ये GUG में चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये कहलाता है HbS जीन। यानी कि अब जो जीन है वो सिकल सेल एनीमिक हो चुका है। तो दिस हैपन्स इन सिकल सेल एनीमिया कि हीमोग्लोबिन के जो बीटा चेन है उसमें GAG कोडोन GUG में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे पहले एडेनिन होता था, अब क्या आ गया? यूरेसिल। मतलब कहाँ म्यूटेशन हुआ है? केवल एक पॉइंट पे, इसलिए से पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा कह रहा है mRNA प्रोड्यूस्ड फ्रॉम HbS जीन हैज GAG इंस्टेड ऑफ GUG। ये कह रहा है HbS जीन जो है वो GAG रखता है GUG की जगह, उल्टा बोल रहा है। HbS जीन में GUG होता है, इसलिए असर्शन तो बिल्कुल सही है, रीजन रॉन्ग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare. क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया फीमेल्स में नहीं होती है या एक्सट्रीमली रेयरली होती है। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं एक फीमेल की, तो बच्चों फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब फीमेल हीमोफिलिक तब होगी जब इन दोनों X क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि हीमोफीलिया एक X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है।
और आपको पता है इस डॉटर में या इस फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक तो इसकी मदर से आया है, मदर, और एक एक्स क्रोमोसोम आया है फादर से। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। ठीक है, मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है, लेट सपोज कि मदर कैरियर है, तो एक एक्स क्रोमोसोम एक्सी वाला आया, और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। हीमोफिलिक के लिए एच यूज करते हैं, तो फादर इज हीमोफिलिक, तो XHY है। तो अब क्या हुआ है, इस डॉटर में दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया वाले गए हैं, एक ये मदर से एक ये फादर से, तो अब डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है। इसलिए रेयर होता है कि इसके लिए फादर हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन कह रहा है मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, बिल्कुल सही है, तभी डॉटर में हीमोफीलिया होगा। असर्शन रीजन बिल्कुल सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल 80 रिच पार्ट्स मेल्ट बिफोर जीसी रिच। देखो डीएनए मेल्टिंग क्या होता है सर, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएस डीएनए। ये जो डीएस डीएनए है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर अप्लाई करूं, कितना टेम्परेचर सर, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बच्चों ये डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए मेल्टिंग। ठीक है, अब असर्शन कह रहा है कि डीएनए में अगर 80 रिच ज्यादा कंडीशन है तो वो जल्दी मेल्ट होता है, बिल्कुल सही है। जो 80 रिच डीएनए होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जीसी रिच डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और अगर किसी डीएनए में 80 ज्यादा है तो वो जल्दी मेल्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम है। फिर रीजन कह रहा है इन बिटवीन ए एंड टी 3 देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरेज इन बिटवीन जी एंड सी देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें उल्टा लिखा है, इसलिए असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd क्वेश्चन कह रहा है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया आर एंड लाइव नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया एस लीड टू डेथ ऑफ माइस। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, असर्शन में प्रॉब्लम है। हमने क्या किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, हीट किल्ड एस थर्ड को ऐड किया था किसके साथ में, लाइव आर सेकेंड के साथ में, लाइव आर सेकेंड के साथ में। ठीक है, और जब हमने इनको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई थी। असर्शन क्या कह रहा है, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड वायरुलेंट आर, पहली बात तो आर वायरुलेंट नहीं होता, ये नॉन वायरुलेंट होता है, ये तो रॉन्ग है। फिर हमने जो यूज किया था वो एस का हीट किल्ड यूज किया था, आर का हीट किल्ड यूज नहीं किया था, तो असर्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मैंने बताया असर्शन रॉन्ग हो तो रीजन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन बनता ही नहीं है जिसमें असर्शन रॉन्ग हो रीजन करेक्ट हो। रीजन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, उल्टा लिखा है, हीट किल्ड एस से आर में गया था ना कि आर से एस में, इसलिए असर्शन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, ये कह रहा है टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड हैविंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। देखो हमारे पास अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन को करने वाली है। इसमें यहाँ पे 3 प्राइम रीजन है, यहाँ पे 5 प्राइम रीजन है, यहाँ पे 5 प्राइम रीजन है, यहाँ पे 3 प्राइम।
बच्चों यहाँ पे होता है प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे होता है टर्मिनेटर रीजन, और मैं इसको कह रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज टेम्पलेट। तो जो टेम्पलेट को नॉन कोडिंग या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो नीचे वाली स्ट्रैंड क्या हो गई सर? ये हो गई नॉन टेम्पलेट और कोडिंग। दिस इज नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। अब असर्शन कह रहा है कि टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड हैविंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन इधर शुरू होता है 3 से 5 और उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड करती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नया आरएनए बनता है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है नॉन टेम्पलेट और सेंस स्ट्रैंड हैविंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये नॉन टेम्पलेट है, इसकी पोलरिटी क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। बच्चों इसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। क्लियर है? सिर्फ टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को इसलिए टेम्पलेट कहा है क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, और रीजन में ये एक्सप्लेन नॉन टेम्पलेट को कर रहा है। इसलिए दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सेकंड जाएगा। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये 25th क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, नाउ असर्शन कह रहा है यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। बच्चों सैक्रोमाइसीस सेरेविसी एक बहुत फेमस यीस्ट है जिसे बेकर्स यीस्ट या फर्मेंटिंग यीस्ट भी कहते हैं। इसका यूज बेकरी में ज्यादा होता है, ब्रेड, बियर, वाइन प्रोडक्शन में होता है। तो यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, ठीक है, बेकरी के अंदर यूज होता है, इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा है। रीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कॉजेज ब्रेड डो टू राइज बाय थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल सही है। बच्चों होता क्या है, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले एक आटे को गूंथ लेते हैं। ये आटा है, गूंथ लिया, किसी बर्तन में रख लिया। हम घर पे ब्रेड नहीं बनाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में ब्रेड बनाते हैं। फिर इसके ऊपर ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, गूथे हुए आटे पर ईस्ट पाउडर, और इसको पूरी रात भर के लिए रख देते हैं। हम रात भर रख देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जो यीस्ट पाउडर है उससे यीस्ट ने फर्मेंटेशन कर दिया और जो डो है वो बहुत फैल गया। इफ वी कीप दिस डो ओवरनाइट तो इसमें CO2 प्रोडक्शन से डो स्वेल अप हो जाता है, डो फूल जाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, और इसलिए इसका यूज होता है बेकरी में। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने ट्राई किया है कि जो पॉसिबल क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं असर्शन रीजन के लिए, उनको हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।